हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जेट हिस्ट्री से संबंधित यहाँ पे क्लास चलाया जा रहा है और ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। पहला चैप्टर का वीडियो और 15 एमसीक्यू आपके लिए अपलोड कर दिया गया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए और आपके जो भी दोस्त या जो भी साथी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं जेट एग्जाम की, उसके साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, जहां से एग्जाम में सवाल आने की संभावना है। एनसीईआरटी है तो इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के जाना ही होगा, है ना। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि जहां पहले लोग शिकार का काम करते थे या फिर खाद्य का संग्रह करते थे, जो जंगल में मिल जाता था खाने का सामान उसे इकट्ठा करते थे, वहां से लेके भोजन उत्पादन तक का सफर कैसा रहा, किस तरीके से कृषि की तरफ लोग आए, पशुपालन लोग सीखे, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, जहां से एग्जाम में सवाल बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने कल के सेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि लोग एक जगह से दूसरे जगह तक क्यों यात्रा करते थे या क्यों सफर करते थे। वहीं पर अगर आपसे पूछेगा कि प्राचीन काल में आखेटक या खाद्य संग्राहक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उसके पीछे रीजन क्या था? पहला पहला रीजन था कि अगर वो एक ही जगह पे रहते थे तो वहां के जो कंद मूल होते थे, जानवर वगैरह होते थे, मान लीजिए कि जिसे वो खा सकते हैं, मान लीजिए वो खत्म हो गए तो उन्हें दूसरे जगह पे जाना पड़ता था, है ना। तो एक ही जगह पे जब संसाधन समाप्त हो जाए तो दूसरी जगह पे उन्हें जाना पड़ता था, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन था कि जब कोई जानवर पानी या चारा की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो शिकार करने के लिए ये लोग उनके पीछे पीछे जाते थे, इस कारण से भी उनका यात्रा होते रहता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तीसरा कारण है, अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग मौसम में फल फूल आते थे। जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं ठंड के समय पे लगता है, कुछ फल ऐसे होते हैं गर्मी में, जैसे मान लीजिए आम है तो वो गर्मी में मिलेगा, बेर है तो वो ठंड में मिलेगा, है ना। तो इस तरीके का जो फल होता था, अब लोग तो उस समय कृषि करना जानते नहीं थे, है ना, कंद मूल वगैरह पे निर्भर रहते थे। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग खाने की तलाश में वो कहाँ एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। और चौथा स्थान होता था पानी के तलाश में। जानवर भी जो है पानी के तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे तो लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। या मान लीजिए किसी कारण से वो जहां पर है वहां का पानी का सोर्स सूख गया है तो भी वो पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। इन चारों कारणों को याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कथन के रूप में आपसे सवाल पूछ ले कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण से लोग यात्रा करते थे। तो अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा डीप में पढ़े रहेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़े रहेंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए इस नीचे एक मैप आने वाला है, यहाँ पर लाल कलर में जो भी जगह का नाम होगा वो एक पूरा स्थल है। और ये एक ऐसा पूरा स्थल है जहां पर आखेटक और खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिलता है। अब वो कौन कौन से स्थान है? मैप एनसीईआरटी में जो मैप दिया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। कल भी मैंने मैप के माध्यम से आपको 2-3 सवाल बताया था क्लास 6 के पहले चैप्टर से, और आज भी आपको मैं बताने वाला हूं मैप के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे आपसे पूछा जा सकता है। पहला है भीमबेटका जहां पर आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग रहते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भीमबेटका किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी दिख रहा है ना, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है भीमबेटका। अगर राज्य का नाम पूछे तो मध्य प्रदेश, ये कल भी आपके साथ डिस्कस किया गया था, ठीक है। फिर है एक हुंसगी। हुंसगी जो है ये आपका कर्नाटक वाले एरिया में है और कृष्णा नदी के दक्षिण में है। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं, कृष्णा नदी के दक्षिण में है। अगर आपसे पूछ ले कि आखेटक खाद्य संग्राहक से संबंधित पूरा स्थल हुंसगी किस नदी के किनारे है, तो वो कृष्णा नदी के किनारे है, ठीक है। और फिर है एक यहाँ पर कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाएं देखिए उत्तर से दक्षिण में भी आपसे क्रम पूछा जा सकता है, तीनों का नाम दे देगा और बोलेगा उत्तर से दक्षिण में सजाइए। तो सबसे उत्तर में भीमबेटका है,
फिर आएगा हुंसगी और फिर थर्ड में आ जाएगा कुरनूल की गुफाएं। तो ये पूरा पाषाणिक स्थल है। वहीं अगर आपसे नौ पाषाणिक स्थल का नाम पूछ ले तो नौ पाषाणिक स्थल में कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए, नौ पाषाणिक स्थल में उत्तर से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बुर्ज होम, ये कैसा स्थल है, नौ पाषाणिक स्थल है। मेहरगढ़, ये भी नौ पाषाणिक स्थल है। चिरांद जो कि बिहार में है, ये भी नौ पाषाणिक स्थल है। और चिरांद के बारे में याद रखेंगे, गंगा नदी के उत्तर में है। ठीक है। पूर्वी भारत में दाऊजली हेडिंग है, ये भी एक नौ पाषाणिक स्थल है। फिर है कोल्डिहवा और महदहा, ये दोनों एक नौ पाषाणिक स्थल हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यूपीएससी तक के एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ लेता है। इनमें से चार नाम दे देगा, दो देगा नौ पाषाणिक का, एक दे देगा पूरा पाषाण का, और फिर कोई दे देगा आपका महापाषाणिक स्थल का नाम देके आपसे पूछ लेता है इनमें से कौन सा है पूरा स्थल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से, या कौन सा है जो महापाषाण काल से संबंधित है। इन सभी नामों को याद रखना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाए तो आपका गलत ना हो। ठीक है। तो पूरा पाषाणिक स्थल के नाम यहाँ पर तीन दिए हुए हैं, एक है भीमबेटका, दूसरा है हुंसगी और तीसरा है कुरनूल गुफाएं। नौ पाषाणिक स्थल के नाम को देखेंगे तो सबसे पहला है बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, दाओजली हेडिंग, कोल्डिहवा, महदहा, और कौन कौन से हैं, ये देखिए हल्लूर, पय्यमपल्ली। ठीक है। इन सभी नामों को याद रखेंगे, ये नौ पाषाणिक स्थल है। और महापाषाणिक स्थल के बारे में आपसे पूछे तो एक है ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है, और एक है आदिचनलूर जो कि आपका तमिलनाडु वाले एरिया में है। तो ये महापाषाणिक स्थल है। ठीक है। इन सभी नामों को याद रखेंगे। आरंभिक गांव का नाम अगर आपसे पूछ ले, एनसीईआरटी है इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आरंभिक गांव का नाम पूछ ले तो ये इनाम गांव, देखिए इनाम गांव जो है ये आरंभिक गांव के रूप में स्थित था। और कोई है क्या आरंभिक गांव, मैप में और किसी का नाम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आरंभिक गांव कौन सा था तो वो इनाम गांव था, याद रखेंगे। ठीक है। यहां से जो भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूं इसे 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे, रिवाइज करेंगे, और यहां जो भी फैक्ट्स आपको बताया जा रहा है जरूर याद रखेंगे। एनसीईआरटी को छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीचर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां मैक्सिमम सवाल आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि पूरा स्थल किसे कहते हैं, तो पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां पर औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीन काल के लोग जिन औजारों का उपयोग करते थे, जिन बर्तनों का उपयोग करते थे और जिस प्रकार के घरों में वो रहते थे, इन सभी अवशेष जहां से प्राप्त होते हैं उस स्थल को पूरा स्थल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा हमने मैप में देखा। कुरनूल गुफा से क्या प्राप्त हुआ है, राख का अवशेष। ठीक है। कुरनूल गुफा कहां पर था, आइए मैप में एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। ये देखिए यहां पर है कुरनूल की गुफा। पूरा पूरा स्थल का नाम आपको तीन है, तीनों में से नाम दे देगा, भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफा। और आपसे पूछ लेगा इनमें से किस स्थान पर राख का अवशेष प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे राख का अवशेष जो है ये कुरनूल की गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इस फैक्ट को जरूर याद रखेंगे। यहां ऐसे ही सवाल बनाया जाता है, कई बार स्टूडेंट एनसीईआरटी को छोड़ के चले जाते हैं, दिक्कत वहीं पे आना शुरू हो जाता है ना। एक फैक्ट यहां पे है कि पर्यावरणीय बदलाव जिस काल से होना शुरू होता है उस काल को मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव के संकेत मिलते हैं उस काल को क्या कहा जाता है, तो उस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं या फिर मेसोलिथ बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और आगे देखते हैं और कौन से फैक्ट्स हैं। देखिए सारा लाइन बाय लाइन पढ़ाने का मतलब होता नहीं है ना। लाइन बाय लाइन पढ़ाने से टाइम भले लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा का सेशन बन जाएगा, पर वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता नहीं है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है इतिहास में कि घरेलूकरण की प्रक्रिया किसे कहा जाता है, तो जब लोगों ने पौधे को उगाना शुरू किया और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया उसी को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है, इसे याद रखेंगे। तो घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है, अब देखिए क्या है, क्लास के साथ साथ ना आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, आपको रिवीजन में इजी होगा। और अगर आप मान लीजिए नोट्स नहीं भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो 3 से 4 बार हमारे सेशन को देखेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा।
नेक्स्ट एक फैक्ट यहां पर है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सा था? तो वो एक था गेहूं और दूसरा था जौ। और सबसे पहले पालतू बनाया किन जानवर को? तो सबसे पहले बनाया कुत्ता को, उसके बाद भेड़ और बकरी को। आपसे पूछा जा सकता है कृषि के लिए अपनाया गया सबसे पहला फसल कौन सा था? तो वो गेहूं और जौ था। और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो पहला तो हो जाएगा कुत्ता, लेकिन उसके बाद आ जाएगा भेड़ और बकरी। इन सभी फैक्ट्स को आप जरूर याद रखेंगे। इससे संबंधित 15 एमसीक्यू भी आपको करवाया जाएगा, हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। आपको जेपीएससी और जेट के एग्जाम से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां ये सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब जो नीले वर्ग में स्थान दिख रहा था, जो कि मैं आपको बताया था नौपाषाणिक स्थल, वो क्या दर्शाता है? शुरुआती कृषक और पशुपालक वहां पे थे। नौपाषाण स्थल में सबसे पहले कृषक जो हैं वो आपका बसना शुरू किए थे, और पशुपालन भी नौपाषाण काल में ही शुरू हुआ था, है ना। तो ये सारा साक्ष्य जो है वो नीले वर्ग वाले स्थान में दिख रहा था। नीले वर्ग में कौन कौन सा स्थान था, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं। नीले वर्ग से संबंधित जो स्थान है वो नौपाषाण काल से संबंधित है ना। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, मतलब आपके सामने है ये मैप, आप देख सकते हैं। बुर्जहोम, मेहरगढ़, कुलडीहवा, महगढ़ा, चिरांद, दाउजली हेडिंग, है ना। ये सभी क्या है? नौपाषाणिक स्थल हैं। देखिए दक्षिण में कौन कौन से हैं? हल्लूर और पय्यमपल्ली। इन सभी स्थलों का नाम याद रखेंगे, ये नौपाषाणिक स्थल हैं। ठीक है, यहां से प्रारंभिक कृषि का साक्ष्य मिला है और पशुपालकों का साक्ष्य मिला है, यहां लोग रहते थे। ये देखिए यहाँ कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। नौपाषाण काल में लोग अस्थायी तौर पे घर बना के रहना शुरू कर चुके थे, इसलिए नौपाषाण काल का महत्व है। इन बस्तियों का नाम आपको याद रखना इसलिए भी जरूरी है ना। नौपाषाणिक स्थल में एक है बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है। यहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, जिसे गर्तावास कहा जाता था। ठीक है, इस गर्तावास में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, है ना। नवपाषाण युग में ही लोगों ने ओखली और मूसल का प्रयोग करना शुरू किया। ओखली और मूसल जो खाद्य पदार्थ होते थे उन्हें पीसने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि प्राचीन इतिहास के समय में ओखली और मूसल का प्रयोग कब शुरू किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे, और इन मिट्टी के बर्तनों पर कई बार वो लोग कुछ चित्रकारी भी कर देते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन क्यों बनाने लगे थे? नवपाषाण काल में लोग अस्थायी तौर पे घर बना के रहने लगे थे। घर क्यों बनाए? देखिए नवपाषाण काल में लोगों ने सबसे पहले कृषि करना सीखा, है ना। वो फसलों को उपजाना सीख गए थे। अब अगर कोई फसल को उपजाएगा, मान लीजिए कि वो फसल को उपजाएगा, तो उसे वहां पर रहना होगा अस्थायी तौर पर, है ना। इसलिए वो अस्थायी तौर पे रहना शुरू करते हैं। और जब वो अस्थायी तौर पे रहना शुरू करते हैं, तो जब फसल का उत्पादन होगा तो उस फसल को भंडारित करने के लिए कुछ सामान की जरूरत होगी, इसीलिए अब वो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नवपाषाण काल में ही ये सारा डेवलपमेंट हो रहा था। अब एक दूसरा सॉरी अब एक दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पर स्थित है? तो बोलन दर्रे के पास। देखिए ये फैक्ट को जरूर याद रखेंगे, आपको दो तीन दर्रों का नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से मेहरगढ़ किस दर्रे के नजदीक स्थित है। तो मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रे के नजदीक स्थित था। यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया और भेड़ और बकरी का पालन किया। तो मेहरगढ़, अगर आपसे पूछे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। कल के एमसीक्यू सेशन में भी आपको ये बताया गया था। मेहरगढ़ में विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कौन कौन से जानवर? मुख्यतः हिरन, सुअर, भेड़ और बकरी, है ना। अगर आपसे पूछेगा कि मेहरगढ़ में किन जानवरों के हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं, तो हिरन हो जाएगा, सुअर, भेड़ और बकरी, इन चारों जानवरों के हड्डी के अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में जो घर होता था वो कैसा होता था? तो चौकोर या आयताकार घर होता था। ये इस प्रकार का जो आप देख पा रहे हैं ना, तो चौकोर और आयताकार घर कहां पर मिला है? मेहरगढ़ में मिला है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, है ना। चौकोर या आयताकार घर होता था कहां पर? मेहरगढ़ में। और प्रत्येक घर में 4 कमरे या उससे ज्यादा होते थे। देखिए इस वाले जो फिगर में आप देख पा रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 रूम का ये घर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मेहरगढ़ के बारे में यहाँ जो भी फैक्ट्स बताया गया है, इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है,
मेहरगढ़ में जो जब लोग मर जाते थे तो उन्हें उनके कब्र में मृतक के साथ कुछ सामान भी रख दिया जाता था, क्योंकि लोग मानते थे कि मरने के बाद भी एक अलग दुनिया होती है जिसमें लोगों को जरूरत होता है बहुत सारे सामान का। इसलिए मेहरगढ़ में कई बार मृतक के साथ कुछ सामान को रख दिया जाता था। मेहरगढ़ में ही एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अब ये बकरी को दफनाने का मतलब क्या है कि जो यहाँ से जो लोग मर जा रहे हैं, जब वो दूसरी दुनिया में जाएंगे तो उन्हें खाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, तो उनके साथ बकरी दफना दिया जाता था। उस समय के लोग ऐसा मानते थे। तो आपसे इतिहास में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और इसमें कुछ फैक्ट्स है, देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ तिथियां दी गई हैं, इन तिथियों को भी याद रखने की आवश्यकता है। लोगों के द्वारा बसने की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो 12,000 साल पहले, जब नवपाषाण काल से थोड़े समय पहले से। और नवपाषाण काल के समय पे वो बिल्कुल अच्छे से बस चुके थे, है ना। नवपाषाण युग का आरंभ कब होता है? 10,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ होता है 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब देखने को मिलता है? तो लगभग 8,000 साल पहले। और कल हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि 8,000 साल पहले ही खेती का जो साक्ष्य है वो सुलेमान किरथर से प्राप्त हुआ है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से। तो वो मेहरगढ़ के आसपास ही है। मेहरगढ़ के आसपास पहाड़ी अगर पूछेगा तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी उसका आंसर हो जाएगा। और अगर दर्रे का नाम पूछेगा तो बोलन दर्रा हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 में जो भी फैक्ट्स बताया गया है, इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे आप, इसे अच्छे से पढ़ेंगे आप। अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो एमसीक्यू का सेशन लगातार आपके लिए लाया जा रहा है, जो चैप्टर आपके लिए कंटिन्यू लाया जा रहा है, वो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो इस चैप्टर से संबंधित अब 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं संबंधित एमसीक्यू को। तो अगर आप जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको रेगुलर बेसिस पे उपलब्ध कराया जा रहा है। हिस्ट्री से संबंधित जो हमने आज चैप्टर डिस्कस किया वो चैप्टर नंबर 2 है और उसका अब हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी आपको बताया जा चुका है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, धातु का प्रयोग, ऑप्शन बी है कृषि की शुरुआत, ऑप्शन सी है अग्नि की खोज और ऑप्शन डी है पहिए का आविष्कार। तो मैंने बताया नवपाषाण काल में लोग जो हैं कृषि करना शुरू कर दिए थे और अस्थायी तौर पे घर बना के रहने लग गए थे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कृषि की शुरुआत। यहाँ पे आंसर भी साथ में अटैच कर दिया गया है ताकि अगर आपको ये पीडीएफ मिले और आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। अगर आप हमारे सेशन को बार बार देखते हैं तो ऐसे भी आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, क्योंकि चैप्टर जब हम डिस्कस करते हैं तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को वहां पे कवर कर दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआत कहां से मानी जाती है? इस क्वेश्चन को तो गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कल भी बताया गया आपको, आज भी बताया गया है आपको। आपके सामने ऑप्शंस है मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और फिर ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि बोलन दर्रे के पास स्थित है ना। बोलन दर्रे के पास स्थित है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में कब का 8,000 साल पहले यहां पर कृषि प्रारंभ हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया? तो ये बहुत इजी है, कुत्ते को बनाया था, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया, इसके बाद भेड़ और फिर बकरी को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, नवपाषाण शब्द का अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नया पत्थर युग, ऑप्शन बी पुराना पत्थर युग, ऑप्शन सी तांबे का युग और ऑप्शन डी लोहे का युग। तो नवपाषाण नया पाषाण, है ना, नया पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, मेहरगढ़ किस राज्य में स्थित है? मेहरगढ़ किस राज्य में? देखिए राज्य पूछ रहा है, आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब,
ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। यहाँ जो पंजाब का बात किया जा रहा है ये पाकिस्तान में स्थित पंजाब का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ क्यों फेमस है? यहाँ पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हम यहाँ पर जेपीएससी प्री और मेंस से संबंधित एक टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं, जो कि आपको दिवाली और छठ ऑफर के तहत मात्र 2100 में ये आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जेपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट पाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां ये आपको मात्र 2100 में अवेलेबल है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मेहरगढ़ में कौन कौन से अनाज के प्रमाण मिले हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं गेहूं और जौ, चावल और मक्का, ज्वार और बाजरा और ऑप्शन डी चना और मूंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि आरंभ हुई और कृषि में सबसे पहले किस फसल का प्रयोग किया गया था? गेहूं और जौ में, जौ का, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी को अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो सारा क्वेश्चन आपका तो सॉल्व हो ही जा रहा है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता है नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवपाषाण काल के लोग किस धातु से परिचित थे? क्या कोई धातु उस समय था लोगों के संपर्क में? आपके सामने ऑप्शन हैं सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तांबा। सबसे पहले उन्होंने तांबा का प्रयोग सीखा था, लोहा बहुत देर से आया था, सोना और चांदी का तो जिक्र ही नहीं होता है। तो सबसे पहले जो प्रयोग में आया था आदमी का वो है तांबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, नवपाषाण काल के लोग किस चीज के लिए पत्थर के औजार बनाते थे? किस काम के लिए पत्थर के औजार बनाते थे? आपके सामने ऑप्शन हैं शिकार करने के लिए, ऑप्शन बी मिट्टी खोदने के लिए, ऑप्शन सी अनाज काटने के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुख्यतः बताइए, उस समय लोग खेती करना शुरू कर चुके थे, है ना, घर बना के रहने लग गए थे, तो अनाज काटना सही है क्योंकि खेती कर रहे थे ना लोग उस समय पे। अब खेती करने के लिए उन्हें मिट्टी खोदने की आवश्यकता थी, हल का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो मिट्टी भी खोदेंगे वो, है ना। और शिकार भी करते थे क्योंकि आखेटक संग्राहक के बाद वो कृषक बने थे, तो ऐसा थोड़ी कि शिकार करना तुरंत छोड़ देंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नवपाषाण काल के संदर्भ में यह आंसर याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, कृषि के लिए मनुष्य ने कौन सा साधन विकसित किया? हल, रथ, तलवार या फिर चक्की? कृषि के लिए कौन सा साधन विकसित किया? हल, है ना। हालांकि धीरे धीरे विकास होता है, तो रथ, तलवार या चक्की से थोड़ी कृषि होगा, कृषि तो हल से ही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। मनुष्य ने अस्थायी बस्तियां बसाना कब शुरू किया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जब उसने लोहे का उपयोग किया, जब उसने कृषि शुरू की, जब उसने भाषा सीखी, या जब उसने व्यापार शुरू किया। तो क्या आंसर होगा अस्थायी बस्ती का? मैं बता रहा हूं तब से नवपाषाण युग, कृषि करना शुरू किए, अस्थायी रूप से रहने लगे, है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? आपके सामने ऑप्शन हैं लकड़ी के, ऑप्शन बी है धातु के, ऑप्शन सी है मिट्टी के, या फिर ऑप्शन डी कांच के। तो किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? मिट्टी के, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाते थे नवपाषाण काल के लोग, ये भी आपके साथ डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, मेहरगढ़ की खुदाई में किस वस्तु का उपयोग धार्मिक कार्यों में पाया गया? आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अग्निकुंड, ऑप्शन बी मूर्तियां, ऑप्शन सी शिलालेख, या फिर ऑप्शन डी लोहा। लोहा। तो नवपाषाण काल में सॉरी मेहरगढ़ की खुदाई में जो मिला है, क्या मिला है? मेहरगढ़ की खुदाई में मूर्ति मिला है। मूर्ति किस चीज का? टेराकोटा का, यानी कि मिट्टी का, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पहिया, या फिर ऑप्शन डी लिपि। तो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? कृषि, है ना। लोगों ने कृषि करना आरंभ किया था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, शिकार और संग्रह जीवन शैली का अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, खेती करना, ऑप्शन बी जानवरों का पालन करना, ऑप्शन सी जंगली जानवरों का शिकार और फल फूल इकट्ठा करना, और ऑप्शन डी व्यापार करना। तो शिकार और संग्रह का सीधा सीधा अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, है ना। खेती करने को शिकार और संग्रह थोड़ी बोलेंगे, उसको कृषि का नाम दिया गया है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, मेहरगढ़ की खुदाई से क्या पता चलता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, वहां शहरी सभ्यता थी,
वहां लोग खेती करते थे, वहां लौह उद्योग था, या फिर ऑप्शन डी वहां व्यापारिक केंद्र था। तो मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो मेहरगढ़ की जब खुदाई होती है तो हमें पता चलता है कि वहां लोग खेती करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से संबंध चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है। पहले चैप्टर को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर एक बार देखें, वहां भी 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाया गया है। अगर आप एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 6 से लेकर 12 तक के एमसीक्यू को कवर कर लेंगे हमारे साथ चैप्टर और उसके एमसीक्यू को, तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके 50 to 60% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप जेट या जेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जेट में अगर आपका हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संपर्क करें। अपने नाम के साथ किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें बता दें, आपको हमारे जेट और जेपीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां ये सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दिया जा रहा है। पढ़ते रहें, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, जय हिंद।